वो तो कोई बात नहीं, कुछ और पढ़ लिया। देखिए, कल हमने सेक्शन 81 तक पढ़ा था। आज की भाई सेक्शन 41 से लेके 81 तक क्या स्पेशली क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन का आप क्राइटेरिया लो तो सबसे पहला क्राइटेरिया है बेरेट, कि पहला कि बेरेट से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो पढ़ना सारी बातों को है, और एक अपने दिमाग में एक जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फ्रेम और उसके आंसर का फ्रेम दिमाग में रहना जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे में आप ये सोचोगे कि मैं वहां सोच करके परफॉर्मा तैयार कर लूंगा पेपर के उत्तर का, तो पॉसिबल नहीं। अगर 3 घंटे में आप वहां सोचोगे तो फिर करोगे कब? फिर 3 घंटे में अब जब आप वहां सोचोगे तो करोगे कब? तो जो भी प्रैक्टिस करनी है आपके पास, जो 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, उस 3 साढ़े 3 महीने में सब कुछ कर दे। ठीक, मेरा एक स्टूडेंट है उजेर, मोहम्मद उजेर, जिसकी जेलों में 5वीं रैंक आई थी। मैं उस वक्त आरजेएस का वो राइटिंग, जजमेंट राइटिंग वाला बैच ले रहा था। फिर बीच में ये जेएलओ का पेपर आ गया, तो मैंने आधा करा के आधा बाद में कराने के लिए बोला कि भाई आधा हम पेपर के बाद कर लें। फिर जेएलओ का पेपर हो गया। जेएलओ के पेपर के बाद में उजेर मेरे से आया, तो मैंने उजेर से पूछा, मैं कि उजेर कैसा हुआ बेटा पेपर? तो उजेर ने कहा कि सर आपकी एक बात याद थी, बस उसी को दिमाग में रख रखा था कि जिस दिन पेपर का उत्तर देना हो उस दिन आपके दिमाग में काश शब्द ना हो, कि काश मैं अगर ये और कर लेता तो मेरा हो जाता। उस काश की सारी गुंजाइश खत्म करके फिर तैयारी कर, कि जिस दिन पेपर दे करके बाहर आओ उस दिन ये रहे कि भाई रिजल्ट कुछ भी हो, मैं जो कर सकता था मैंने मेरी पूरी एफर्ट्स लगाई। भाई मैंने मेरे लिए पूरी एफर्ट्स लगाई। देखो एक चीज ध्यान रखना, फेल चाहे 1 नंबर से हो, चाहे 10 नंबर से हो, चाहे 100 नंबर से हो, रिकॉर्ड में 0 से वापस से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। पिछली बार पुरुषोत्तम ने पेपर दिया, पुरुषोत्तम के जेएलओ के पेपर में 0.67 नंबर कम रहा मेरिट के अंदर, 1 नंबर भी पूरा नहीं। लेकिन अब वो रोज यही सोचता है कि यार 2 क्वेश्चन और सही हो जाते मेरे तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बस पेपर देने से पहले आप अपने दिमाग में ये क्राइटेरिया बिठा लो कि मेरे को जो पेपर देना है, जिस दिन पेपर दे करके मैं बाहर निकलूं, रिजल्ट कुछ भी हो, आपके दिल में ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था कि मैं ये मैं सकता था या कर सकती थी। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। उस काश शब्द को हटा दो कि जो मैं कर सकता था, क्योंकि ये 3.5 महीने दोबारा वापस नहीं आएंगे। भाई ये 3.5 महीने वापस से दोबारा लाइफ में नहीं आएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, हर व्यक्ति, आप कम से कम ये भी मानो कि ये मौका आपको मिल रहा है, आप भाग्यशाली। आप ये सोचो कि आपके साथ के सभी व्यक्तियों को ये मौका मिल रहा है क्या? तो आगे की परिस्थितियां क्या हों पता नहीं। इसलिए लाइफ से एक काश शब्द को हटवा दो, कि भाई मैं 3 साढ़े 3 महीने बाद जब पेपर देने जाऊंगा तो मैं पेपर इस प्रकार से दूंगा कि मैं जो कुछ कर सकता हूं इस पेपर के लिए वो सब कुछ करके जाऊं, क्योंकि यहां तो 1 नंबर का भी मायना रहेगा।
कि पता चला कि मेरिट ये गई 400 में से, नहीं, कि 400 में से 265 गई, अब आपके 264 हैं, तो मेहनत क्या उससे कम थी क्या 65 वाले से? लेकिन वो काश आपको दिक्कत करता है कि काश मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता, तो उस काश को खत्म करके पेपर देना, उस काश वर्ड को खत्म करके क्या करना है, पेपर देना है। तो ये चीज निश्चित कर लो कि आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है, और 3 साढ़े 3 महीने भूल जाओ कि आप किसी को जानते हो। 3 साढ़े 3 महीने आप ये भूल जाओ कि आप किसी को जानते हो। अगर आप किसी को जानते हो और अगर उसका कोई काम कर रहे हो और नहीं बने, तो वो भी पहचानने से बंद कर दे। देखो, मैं एक चीज ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ कि एक मेरा मित्र है सुखदेव, अभी DLR लगा हुआ है, और हम दोनों ने आरजेएस का 2006 वाला या 8 वाला पेपर दिया, मेहनत भी बहुत की, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। तो हम बड़े मायूस थे, तो हम ऐसे ही, उसने सुखदेव ने मेरे से बोला कि यार हमारे एक जानकार डीजे साहब है, चलो उससे मिल के आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम वहाँ मिलने चले गए उनसे कि भाई चलो मिल के आते हैं। तो वहाँ जा करके उनके पास बैठ के डीजे साहब ने हमें अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार, वो कहा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात का अफसोस नहीं होना चाहिए था कि मैंने ये नहीं किया। अगर आपके दिमाग में ये अफसोस है तो गलत बात है, और अगर आप ये सोचते हो कि हम इतना किया है और फिर भी रिजल्ट नेगेटिव है, तो बात अलग है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं भी जब तैयारी कर रहा था तब की बात है, उस वक्त क्या हुआ कि मैंने सारे पेपर दिए, जेएलओ भी दिया, एपीओ भी दिया, आरजेएस भी दिया, मेरा किसी में नहीं। अब जब कंपटीशन के दौर में एक लड़के के लिए स्ट्रगल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में जाए तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि जूनियर सीनियर हो जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो जूनियर भी क्या हो जाता है, सीनियर हो जाता है, वो ज्ञान देना शुरू कर देता है, नहीं कि ये भी नहीं आता। तो इसलिए काफ़ी, तो उन्होंने धीरे धीरे भाई करते रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब वो तैयारी कर रहे हैं, फिर कोर्ट जा रहे हैं, तो आप सोचो कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या रहेगी उस व्यक्ति की। अब जो भी साथ के दोस्त थे, कोई आरजेएस बन गया, कोई एपीपी लग गया, कोई जेएलओ बन गया, सारे अपने अपने लग गए। अब जो अच्छे दोस्त थे, आदमी मदद कहाँ से मांगेगा, कल को दिक्कत आएगी इकोनॉमिकल, तो जो अच्छे दोस्त है उन्हीं से तो मांगेगा, और जो सेटल्ड है उन्हीं से मांगेगा। तो बाद में दोस्तों ने फोन उठाने भी बंद कर दिया, नहीं, मिलना भी बंद कर दिया। अब संजोग से उनका जो सिलेक्शन हुआ डायरेक्ट एडीजे में हुआ, एडीजे में डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आप ये सोचो कि बेरोजगारी और रोजगार, जब दोनों के बीच का जो अंतर है, जब बिल्कुल जुझार के आप बेरोजगार हो, और फिर अगर आपकी नौकरी लग रही है ना, तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब वो बेचारा काफी दिन से संघर्ष किया उन्होंने, और संघर्ष करने के बाद में उनकी, अब जैसे आज तो क्या है, सोशल मीडिया बहुत कुछ है, अखबार वगैरह सब कुछ है, सब में छपता है कि ये रिजल्ट आ गया यार, ये हो गया यार, ये पास हो गया, नेट पे देख लो, सारी चीजें लिस्ट उस्ट सब अवेलेबल हो जाती। पहले केवल अखबार में छोटे छोटे साइड में लिखा आता था कि ये परिणाम, और 4 रोल नंबर 5 रोल नंबर जिसके भी आगे छप गए उसके छप गए। अब कौन है ये किसी को पता नहीं। ठीक। अब वो ज्वाइनिंग करने के लिए, भाई एडीजी की ट्रेनिंग नहीं होती है, एडीजी को सीधा ज्वाइनिंग करना होता है। फिर ज्वाइनिंग करने के बाद में 2 4 10 महीने बाद में उनका एक प्रोग्राम करते हैं,
ठीक है, रिफ्रेशमेंट का, कि उन्हें थोड़ा सा और रिफ्रेश करके फिर भेज देते हैं। तो एडीजे में डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है। तो उनको ट्रेनिंग वहाँ ज्वाइन करना था। तो जब वो जिस कोर्ट में ज्वाइन करने गए थे, तो आप ये सोचो कि जब आपकी नौकरी एकदम से लगी है बेरोजगारी से, और आप कोर्ट में जाओगे, तो अचानक से पर्सनालिटी आ जाएगी क्या फर्स्ट डे? जब आप उस पर्सनालिटी को फील करोगे तब पर्सनालिटी आएगी। जब आप बैठोगे डाइस पे तब आपको वो पर्सनालिटी क्या होगी, फील होगी, है ना। तो अब वो वही हाल में अपना वाइट ब्लैक सा कोट पहन करके, और अब कौन सी गाड़ी आ जाएगी उसके लिए नौकरी लगती, कौन सी तनख्वाह आ गई, तो वही अपने टेम्पो में बैठ करके कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने देखा तो उनका एक मित्र एपीपी था, उसकी उसी कोर्ट में पोस्टिंग थी, और जो गेट था उस गेट के जस्ट सामने, यानी जो कोर्ट के एंटर गेट था उसके जस्ट सामने एपीपी का ऑफिस था। तो जैसे वो उसे एंटर करने लगे तो उसने देख लिया, यार आज तो आ गया ले, आज तो आ गया। तो उसने देख करके भी काम करना शुरू कर दिया कि जैसे मैंने देखा ही नहीं। और हो जाता है, हर व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि भाई देख तो लिया ही, और जब आप देख करके अनदेखा करते हो तो वो एहसास हो जाता है। भाई जब देखा ही नहीं हो, उस एक्सप्रेशन में और देखने के बाद के एक्सप्रेशन में, दोनों में अंतर आता है। तो उस व्यक्ति ने उनको देखा और अंदर घुसा, वो भी सीधा उसी के पास पहुंच गए, मित्र के पास। उसने कहा कि भाई और बता, आज कैसे चल रहा है? वो कहा बढ़िया। तो वो कहा यहाँ पोस्टिंग है क्या? वो कहा हाँ मेरी यहीं पोस्टिंग। तो पहले तो थोड़ा सा ऐसे ही बात कर रहा था कि और कैसा चल रहा है, तू आजकल क्या कर रहा है। तो फिर वो कहे बस मैं भी बढ़िया है। वैसे बातचीत चलती रही। तो फिर उसने कहा आज यहाँ कैसे आया? तब तक तो उसने चाय भी नहीं मंगवाई थी कि आज यहाँ कैसे आया। उसने कहा कि यार मेरी आज ज्वाइनिंग है, मैं यहाँ कोर्ट में नौकरी लगी है तो मैं कोर्ट में ज्वाइनिंग करने आया। तो फिर उसने कहा अच्छा, तो तब बाबू के अंदर सिलेक्शन हो गया? नहीं, वो कहा, नहीं नहीं, वो कहा बाबू नहीं, यहाँ एडीजी की कोर्ट खाली है क्या? वो कहा है ना। वो कहा उसी में मेरी पोस्टिंग हुई है। अरे सर आप बैठो, अरे चाय लेकर के आ। ठीक है, फिर उसने चाय मंगवाई, बातचीत की, और तू से आप और सर, आ गई मेरी बात समझ? तो ये रिगार्ड बेटा किसकी है? पर्सन की नहीं, पोस्ट की। आ रही बात समझ? तो 3.5 महीने हैं, जो अपने लिए कर सको वो स्वार्थी होकर के कर लो। निस्वार्थ भाव से जरूरत नहीं है, जितना स्वार्थी होकर के अपने लिए कर सकते हो बेस्ट, वो बेस्ट कर लो इन 3 साढ़े 3 में। नहीं, सिलेक्शन हो गया तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, केवल एक स्टेटस चेंज हो जाएगा, और सोसाइटी में जीने के लिए उसका होना जरूरी। नहीं, तो अब हम जैसे बात कर रहे थे कि भाई कल हमने कहा था कि जो हमने पढ़ा है उसी पर हम क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग करेंगे। और क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग में हम देखेंगे कि भाई बैरेट से क्या क्वेश्चन बनता है, केस लो से क्या क्वेश्चन बनता है, क्या कोई उसमें प्रॉब्लम बन सकती है क्या, तो उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम डिस्कस करें। अब आपको पता है कि यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर 3 प्रकार के क्वेश्चन तैयार होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे टाइप। तो कहने का मतलब आरपीएससी का अपना खुद का पैटर्न है, जो भी मेंस लेती है भाई अब तो केवल ले दे करके आरएस का मेंस ही लेती है, और आरएस के मेंस का भी वही पैटर्न है, 20, 50 और 200 वर्ड। शायद आजकल 20 को 30 कर दिया और 50 को शायद 70 वर्ड तक की लिमिट कर दी है, और उसको 200 से 250 तक की लिमिट कर दी है। लेकिन यही लिमिट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हमारी भी 3 घंटे में लिखने की क्षमता कितनी है, ये भी तो महत्वपूर्ण है।
अगर हम एक मान लो कि 20 वर्ड 30 शब्द के हो गए तो 600 वर्ड के तो ये हो गए, 10 क्वेश्चन 50 वर्ड के हो गए तो 500 के शब्द ये हो गए, और 5 क्वेश्चन 200 वर्ड के हो गए तो 1000 शब्द ये हो गए। ले दे करके हमें भी 3 घंटे में 2,500 से 3,000 वर्ड्स लिखने। आगे बात समझ। तो एक तो सबसे पहली चीज कि जो भी पढ़ो दिन में घंटे आध घंटे अपना पेन चलाना शुरू करो। पेन हमेशा चलाने से पहले जिस चीज के लिए पेन चलाओ वो माइंड में डाल करके चलाओ। जैसे अगर आपको सपोज करो कि कोई ऐसे तैयार करना है, सपोज आप हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस में आपको ग्रामर भी दिया है और ट्रांसलेशन भी दिया है और एशे भी दिया है, समरी भी दिया है, सब कुछ दिया है। और आपको टाइम कितना दिया है? 2 घंटे का। जा इनको ये करना चाहिए था कि भाई जो पेपर है वो 50-50 नंबर के कर देते, लेकिन हिंदी इंग्लिश के 2 अलग अलग पेपर करवा लेते, 2 अलग अलग पेपर करवा लेते, ज्यादा बेटर रहता। जिस प्रकार से सिलेबस दिया है ना उस प्रकार से 2 बड़े करा लेते। नहीं, लेकिन हो सकता है कि जैसे निम्न का ऑप्शन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दे दे कि भाई या तो आप हिंदी में कर दीजिए या आप इंग्लिश में कर दीजिए, लेकिन संभावना है कि भाई आप 2 घंटे में ये सारी चीजें लिख पाओ। लेकिन सारी चीजें कब लिख पाओगे? अब आपको सपोज करो कि कोई ऐसे तैयार करना है कि जैसे आपसे पूछ ले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक देश और एक राष्ट्र। क्या उदाहरण है भाई, क्या देश है? देखो इसको लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के संबंध में प्रॉपरली जो भी मटेरियल है उसको पढ़ोगे। आगे बात समझ। पढ़ने के बाद में उसको इंट्रो करोगे। इंट्रो करने के बाद में जो कमेटी बनी, किसके अध्यक्षता में बनी कमेटी? राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता के अंतर्गत कमेटी बनी गई थी। ठीक, अक्टूबर 2023 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसने मार्च में अपनी रिपोर्ट दी थी 2024 के अंदर। अब ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले कुछ सर्वे किए कि भाई जनता से भी पूछा, पॉलिटिकल पार्टियों से भी पूछा, डेमोक्रेट से भी पूछा, जो शुरू है ना, और हर वर्ग से यानी व्यापारियों से भी पूछा कि भाई 1 नेशन 1 वोट से। और फिर हमारा जो इतिहास है उसमें भी 1 नेशन 1 वोट है। भाई 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उससे लेकर के 1967 तक के जो इलेक्शन हुए वो तो सारे एक साथ ही थे भाई, वो तो सारे एक साथ ही हुई। सेक्शन के बाद में जो विधानसभा थी वो सॉरी लोकसभा थी वो भंग हुई 3 साल में। इसके कारण फिर 71 में करवाने लगे। नहीं, फिर 6ठी 8वीं 9वीं, नहीं, ये सारी विधानसभाएं क्या हुई, लोकसभाएं पहले भंग हुई। तो इस कारण ये क्रम टूट गया। लेकिन पहले तो ये तो था नहीं कि हमारे पास में कोई नई बात है। फिर उसके बाद में इसके फायदे क्या हैं? फिर जो अभी 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन किया गया? ठीक, उसके बाद में इसके नुकसान क्या है और फिर इसका निष्कर्ष। तो सबसे पहले आप जब निबंध तैयार करो तो सबसे पहले अब आप पूरा मटेरियल को पढ़ लो, जिस चीज को भी आप तैयार कर रहे हो। और अब आपको पेपर में कितनी देर में लिखना है? 15 मिनट। क्या लिख पा रहे हो? प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्या लिख सकते हो वो मायने नहीं रख रहा, मायने क्या रख रहा है? क्या लिख पा रहे हो, ये चीज मायने रखती। इसी प्रकार जब आप क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर को दिमाग में पढ़ो, रटो,
और फिर कोशिश करो कि क्या मैं उसको टाइमली कॉपी में लिख पा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज की जैसे कोई बड़ी बात है तो उसको छोटी कैसे कर पाऊँ, ये छोटी बात है तो बड़ी कैसे करना है। अब जैसे हमारा कल का क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन ये था कि क्या जुडिशियल ऑफिसर को या न्यायिक अधिकारी को पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है क्या। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और इसका उत्तर हमें 50 वर्ड में देना था। 50 वर्ड्स में हमें इसका उत्तर देना था। तो आप लोगों ने उत्तर मेरे को न तो भेजा और न दिया, सिर्फ एक ने दिया। कितना दो बेटा, पेपर आपका, मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। मैं केवल क्या कर रहा हूं, गाइड कर। अगली बात समझ, मैं केवल गाइड कर, और सिलेक्शन जो होगा वो आपका, आपकी मेहनत से होगा। मैं केवल आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो हम क्या हो सकते, पास होंगे। और उस डायरेक्शन में मेहनत करने का काम तो आपका है, क्योंकि सिलेक्शन किससे होगा, मेरी मेहनत से थोड़ी होगा। किसकी मेहनत से होगा, आपकी मेहनत से। अब आप ये देखो कि राजस्थान में आरजीएस का रिजल्ट है, ठीक। और राजस्थान का जो टॉपर था कम से कम 7-8 कोचिंगों में पढ़ा हुआ है, तब जाके टॉप किया। है पॉसिबल एक साल में। आगे बात समझ। तो ये एक भ्रम है कि हमने सिलेक्शन करवा दी। ठीक है, सिलेक्शन के बाद फोटो छापना अलग चीज। किसी की भी कोई भी फोटो छाप सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 7-8 कोचिंग वाले दावे कर रहे हैं कि हमने टॉपर को पढ़ा दिया। 7-8 कोचिंगों में, यहाँ तक कि दिल्ली वाली कोचिंग भी दावा कर रही है कि दिल्ली में भी पढ़ गई वो, जयपुर में भी पढ़ गई। आगे बात समझ। लेकिन लिख तो लिया है, आपको बोल के बता दें क्या? क्या आप मेरे को इसका आंसर व्हाट्सअप कर दिया करो, है ना, ठीक है ना। ठीक है। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन जो होगा वो आपका, आपकी मेहनत से होगा। आगे बात समझ में, यानी मेहनत का। बाकी तो आपके सिलेक्शन होने के बाद दावेदार बहुत आ जाएंगे कि साहब एक दिन मेरी कोचिंग के बाहर चाय पी के गया था, तो उससे भी इसका सिलेक्शन हो गया। आगे बात समझ। लेकिन रियलिटी यही है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका, आपकी मेहनत से होगा। और अगर कोई ये कहे कि मैंने सिलेक्शन करा दिए, तो एक बात बताओ, एक कोचिंग में 1000 बच्चे हैं और उन 1000 बच्चों में से अगर आपने 20 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया तो बच्चे कितने, उनकी जिम्मेदारी भी लोग साहब ये मेरी वजह से फेल हो गए। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सिलेक्शन करवाता हूं, तो जिन 20 बच्चों के आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, चलो उनका तो हम मान लिए कि आपकी वजह से हो गया। अब 980 का नहीं हुआ, उसके जिम्मेदार कौन, उसके जिम्मेदार भी तो फिर आप ही बनो कि साहब हमने 1000 बच्चों को पढ़ाया जिसमें से 20 बच्चे हमारी वजह से पास हो गए और 980 बच्चे हमारी वजह से फेल हो गए कि हम उनको ढंग से नहीं पढ़ा पाए। तो ध्यान रखना, जो भी टीचर है या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो सब गाइड करते हैं। बात है कि डायरेक्शन सही मिल जाए, मेहनत लेकिन आप ही को करनी पड़ती है। सिलेक्शन आपका, आप ही की मेहनत से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, कि आपका जो क्वेश्चन था वो 50 वर्ड में था कि क्या जुडिशियल ऑफिसर को वारंट के बिना अरेस्ट किया जा सकता है क्या। तो आप पूरी सीआरपीसी को पढ़ोगे तो सीआरपीसी में इस क्वेश्चन का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा कि जुडिशियल ऑफिसर के प्रोसीजर की प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए अरेस्ट के लिए एक प्रोसीजर थी, वो एक केस आया था 1991 के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें दिल्ली जुडिशियल एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से एक केस आया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
जुडिशियल ऑफिसर के अरेस्ट की प्रोसेस बताई थी कि जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कैसे किया जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो, जब आप आरजेएस का पेपर दे रहे हो तो आरजेएस के पेपर में तो आप ये लिखोगे कि दिल्ली न्यायिक संघ, दिल्ली जुडिशियल एसोसिएशन, है ना, दिल्ली न्यायिक संघ वर्सेज गुजरात राज्य, AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के मामले में लिखने की जरूरत नहीं है, भी समझना। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, जजमेंट किया, है ना। अब ये अगर आप वहां लिखते हो, कहां पर, आरजेएस के पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां कोई वर्ड लिमिट नहीं। अब जितने 50 वर्ड में उत्तर देना था, 20 वर्ड तो आपने ये लिख दी, अब क्या उत्तर दोगे। आगे बात समझ, है ना। तो अब आप इसको हमेशा रेफरेंस में डालो, उत्तर के रेफरेंस में डालो। जैसे सेक्शन है, सेक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है कि धारा 13 में प्रावधान किया गया है, तो अब सीधा आपको प्रोविजन लिखना है और बाकी रेफरेंस में देना है कि ये जो हम उत्तर दे रहे हैं उसका ग्राउंड ये सेक्शन है या ये क्या है, केस लॉ है। आगे बात समझ। तो अब आप इसका उत्तर दोगे 50 वर्ड में, तो यहां लिखोगे आंसर, ठीक है, कि पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी लिख दो। पुलिस अधिकारी न्यायिक अधिकारी को वारंट से के बिना गिरफ्तार करने से पूर्व फर्स्ट जिला न्यायाधीश या हाई कोर्ट न्यायाधीश से, हाई कोर्ट से क्या करेगा, अनुमति लेगा। जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय से अनुमति लेगा। पहली चीज कि जिला न्यायालय, अगर 20 वर्ड में पूछ रहा है तब तो आप यहां पे खत्म कर देना, कहां से, पूर्व जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय से अनुमति लेगा। और 20 वर्ड में अगर आपसे पूछ तो आप सीधी बात पहले, फिर उसने कंडीशन बताई कि जहां आवश्यक है, अनुमति के बिना अरेस्ट करना क्या है, आवश्यक है, वहां पर जो अरेस्ट होगा फॉर्मल या टेक्निकल होगा। अरेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल और टेक्निकल होगा। और उसके बाद में इस तथ्य की इंफॉर्मेशन जिला न्यायालय और हाईकोर्ट से दी जाएगी कि भाई हमने इसे अरेस्ट कर लिया है, लेकिन टेक्निकल। और जिला न्यायाधीश या फिर आप सेशन न्यायाधीश लिख दो, सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट के आदेश के बिना उसे पुलिस हवालात में नहीं ले जाएगा। आगे बात समझ, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जहां अनुमति, देखो जहां परिस्थितियां, सरकमस्टेंस, परिस्थितियां ऐसी हैं
कि गिरफ्तारी आवश्यक है, जैसे मान लो जुडिशियल ऑफिसर ने मर्डर कर दिया और मौके पर ही है, अब पुलिस वाला क्या करेगा भाई? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में कहा जज साहब आप बैठो, हम दिखा। क्या जुडिशियल ऑफिसर मर्डर नहीं करते क्या? करते हैं। जहां परिस्थितियां ऐसी है कि गिरफ्तारी आवश्यक है तो गिरफ्तारी टेक्निकल या औपचारिक हो। टेक्निकल और औपचारिक होगी। और थर्ड में कि जो अरेस्ट हो गया, कौन? तो जो गिरफ्तार हो गया, इस तथ्य से ना, तथा औपचारिक होगी तथा गिरफ्तारी के तथ्य को सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय को पेश किया जाएगा। ठीक है। और चौथा, पेश किया जाएगा तथा सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश के बिना न्यायिक अधिकारी को कहां? पुलिस हवालात में नहीं ले जाया जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 50 वर्ड में। अगर आपको उसमें देना होता तब तो 20 वर्ड में यहां खत्म कर दो। 50 वर्ड का मतलब होता है कि आप 70 वर्ड की लिमिट तक जा सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फिक्स 50 का मतलब 70 है, अगर 20 है तो 30 वर्ड तक आप उत्तर दे सकते हो। और अगर डेफिनेशन क्लोज है और आपको बैरेट की लैंग्वेज याद है तो आप अगर 20 वर्ड में 50 वर्ड भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल डेफिनेशन क्लोज में अगर आप बैरेट की डिटो लिख रहे हो, जैसे आपसे पूछ लिया संज्ञेय अपराध क्या होता है, 20 वर्ड में लिखिए, नहीं तो आप लिखोगे कि संज्ञेय अपराध से वह अपराध या संज्ञेय मामले से वह, तो फर्स्ट तब तो 20 वर्ड से ज्यादा तो चला गया कि नहीं चला गया। फिर उसके रेफरेंस में आप नीचे उत्तर लिखो, क्या? केस का वाला अब यहां दो, वहां से स्टार्टिंग नहीं करोगे, यहां लिखोगे दिल्ली न्यायिक संघ वर्सेज गुजरात राज्य AIR 1991। आगे बात, क्या बेटा सारे बता दूंगा आप, इस चीज के लिए बेफिक्र रहो कि आपका एग्जामिनर जो बना सकता है वो सारे। आगे बात सुनो, आपसे पहले पढ़ रहा हूँ, आप तो 2 महीने बाद में लिखोगे, आपसे 2-3 महीने पहले मैं लिखूंगा ये सारी बातें समझिए, उतना तो नहीं सोच सकता RPSC वाला नहीं, तो ये सारी बातें मैं आपसे पहले लिख दूंगा, नहीं तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहो।
अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, एक बात बताओ सर ये क्वेश्चन लिखना था, थोड़ा नीचे स्लाइड करोगे सर? बेटा, आप फोटो खींच लेना है ना, वो ले लो, क्या स्क्रीनशॉट, है ना, बाकी फिर रही छोटी करोगे सर, पूरा ले लेंगे। बेटा स्क्रीन में आ जाएगा क्या आपके, या फिर ले लो आप दो पार्टों में ले लो, अब ले लो बेटा, है ना, इस प्रकार से तो बहुत छोटी लिखी है। बड़ा हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या ये बहुत अब, कोई नहीं बेटा, वीडियो मिल जाएगी आपको, वीडियो में देख करके बना लेना, आप तो क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में जब दूसरा आ रहा है, कौन सा, सेकंड क्वेश्चन, कि भाई सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या वारंट मामला ही सेशन मामला होता है क्या, क्या वारंट मामला ही सेशन मामला होता है क्या। ये आरजेस में पूछा हुआ क्वेश्चन कि क्या वारंट मामला ही सेशन मामला होता है, क्या उत्तर दोगे आप। अब इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, तो आप इस क्वेश्चन का क्या उत्तर दोगे। अब मैं इतना कहता हूं कि आता सबको है, नॉलेज की अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन के उत्तर का नॉलेज किसी को ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन बात है कि उस नॉलेज को कॉपी में कैसे उतार। भाई मैथ्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमें नॉलेज क्या है ये चीज मायने नहीं रखती, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम इस नॉलेज को कॉपी में कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे उतारें। सारी बात समझ कि हम इसको कैसे कॉपी में उतारें। तो देखो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, वारंट मामला, क्या वारंट मामला सेशन मामला होता है, ठीक। तो सेशन मामले को कहीं डिफाइन किया है? तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना है कि वारंट मामला क्या। अब सेशन मामला कब हो जाता है वारंट मामला, जब ट्रायल बाय सेशन है। भाई ट्रायल बाय जब सेशन हो गया तो फिर वो सेशन मामला हो गया। भाई एक बात बताओ, 302 का अपराध है, क्या पनिशमेंट, वारंट मामले में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। डकैती के लिए क्या दंड है, आजीवन या 10 वर्ष तक का कारावास, यही है। तो वारंट की क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ट्रायल कौन कर रहा है, सेशन कर रहा है, इसलिए वो ट्रायल हो गया। आगे बात समझिए, तो लिखिए उत्तर, आंसर लिखिए, आंसर। अब ध्यान रखना हमारे यहाँ पर सेक्शनों से रेफरेंस मत करना। कहाँ दे रखा है, कौन सी धारा में रेफरेंस दे रखा है, कौन सी धारा में डिफरेंस दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है वारंट मामले की। 2x में दे रखी है वारंट मामले की, दे रखी है कि वारंट मामला क्या होता है। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग नहीं करनी है कि धारा 2x दंड प्रक्रिया संहिता, ये मत लिखना, क्योंकि ये वर्ड लिमिट को क्या करता है, एक्सीड करता है। आगे बात समझिए, आपको उत्तर देना है सीधा। सॉरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। तो उत्तर देने के लिए आंसर, ठीक, वह मामला
जो मृत्युदंड आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। वह वारंट मामला होता है। वह वारंट मामला होता है तथा जिन वारंट मामलों की सेशन न्यायालय द्वारा जांच व विचारण किया जाता है, वह सेशन मामला। वह क्या होता है? सेशन मामला। आगे बात समझ कि जिनकी वो की जाती है वो क्या होता है? सेशन मामला होता है। अब आपका ये जो उत्तर है इसका ग्राउंड क्या है? भाई देखो, अगर आप ये उत्तर लेकर के लिख करके आते हो, ठीक है, तो 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको 2 से ज्यादा नंबर नहीं दे, 2 से ज्यादा उत्तर नहीं देगा। अगर आपको यहाँ 4, 4.5 नंबर लेने हैं तो रेफरेंस करना पड़ेगा आपके उत्तर को। आपके उत्तर को क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस करना पड़ेगा कि भाई मेरे उत्तर का आधार क्या है। तो मेरे उत्तर का जो आधार है वो क्या है? धारा 2x। वह कौन सी धारा? 2x वह 225 से 237 दंड प्रक्रिया से 1973। हाँ बेटा, हाँ बेटा, नमस्ते बेटा। 1 मिनट क्लास के बाद कॉल कर लूँ, है ना? 2x व 225 व 237 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आगे बात समझ में कि भाई ये ट्रायल कब हो रही है? यहां पर हो रही है। इसलिए ये वारंट मामला सेशन न्यायालय में कब हो गया? कन्वर्ट हो गया। जब इसकी सेशन न्यायालय ने ट्रायल की तब वारंट मामला किसमें? सेशन मामले में कन्वर्ट हो गया। बाकी वारंट मामलों की ट्रायल मजिस्ट्रेट भी करता है। तो जिन मामलों की वारंट मामलों की ट्रायल कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट, वो सॉरी सेशन न्यायालय कर रहा है। वो वारंट मामले क्या हो गए? सेशन केस हो गए या सेशन मामले। अब एक बात बताओ, इसका उत्तर आपको नहीं आता था? इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता था? बस आता था। नॉलेज की बात करें तो ये सारा नॉलेज था। बात है उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज कैसे करना, ये मेन सब था। भाई उसको प्रॉपरली यूज कैसे करना है, ये मेन।
ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं हम नेक्स्ट, उसके बाद में फिर हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में जैसे क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम में आया है कि क्या पुलिस अधिकारी, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या पुलिस अधिकारी सेक्शन 53A में, सेक्शन 53 में धारा 53 CRPC में नार्को टेस्ट, पोलोग्राफिक टेस्ट व ब्रेन मैपिंग के टेस्ट, ब्रेन मैपिंग का टेस्ट, पहला हो गया नार्को टेस्ट, दूसरा हो गया ब्रेन मैपिंग टेस्ट, और तीसरा हो गया पोलोग्राफिक टेस्ट। ठीक, करवा सकता है क्या? भाई आपने देखा होगा कि मेडिकल एविडेंस की बात कर रहा है कि नहीं, कि अगर कोई मेडिकल टेस्ट करने से, एग्जामिनेशन से अगर किसी तथ्य का पता चलता है तो ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन है कि नहीं। भाई नार्को टेस्ट क्या है? नार्को टेस्ट में क्या होता है कि एक रसायन आता है, उस रसायन का नाम होता है सोडियम पेंटॉल। क्या होता है? सोडियम पेंटॉल। ठीक, सोडियम पेंटॉल का जो वो होता है क्या मात्रा होती है, वो व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट की जाती है। अब ध्यान रखना, ये इतना वो होता है ड्रग्स भयंकर कि उसको सुपरविजन में रखना पड़ता है, कि अगर थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो नर्वस सिस्टम वो हो जाता है डिस्टर्ब, और उसको अटैक भी आ जाता है। तो इसलिए बड़ा खतरनाक वो है। आप एक बात मानो, जो सबसे जो ऑपरेशन होता है ना, उस ऑपरेशन में जो सर्जर होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है ना, उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो एंथेसिया लगाता है उस डॉक्टर की, कि उसे एंथेसिया इस प्रकार से देना पड़ता है कि सर्जर का ऑपरेशन होने के बाद उसे कौन सी स्थिति में भी लाया जा सके। आगे बात समझ में, तो सर्जर से ज़्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो एंथेसिया दे रहा है, और उसको कोई बांधता ही नहीं कि किसने लगा दी, वो सर्जर बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, नहीं, जबकि उसके जीवन जो था ना वो उसी के हाथ में था, किसके? एंथेसिया वाले के पास। तो ये जो 3 टेस्ट थे, क्या इन 3 पोलोग्राफिक टेस्ट के अंतर्गत भी क्या होता है, जो ब्रेन मैपिंग होता है हार्ट बीट की अकॉर्डिंग उसे तय किया जाता है क्वेश्चन आंसर पूछ करके। ब्रेन मैपिंग में उसे क्वेश्चन आंसरों में उसके मस्तिष्क को पढ़ा जाता है। तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है क्या? करवा सकता है क्या? नहीं। ठीक, पे कंसर्न का तो यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या, तो मैंने क्या कहा कि जबरदस्ती का उत्तर नहीं देना है। क्या ये एग्जामिनेशन करवा सकता है क्या? ठीक है, तो अब बात है नॉलेज की, कि नॉलेज तो सबको है कि सैलवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो लिखिए आंसर नहीं। अगर 20 वर्ड में आप इसका उत्तर दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे? नहीं, क्योंकि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग
और पोलोग्राफिक टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट धारा 53 दंड प्रक्रिया संहिता में चिकित्सक या मेडिकल चिकित्सक रिपोर्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि ये तीनों टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट में शामिल 53 सीआरपीसी में जो मेडिकल करवाए जाते हैं उस मेडिकल में ये शामिल नहीं, इसलिए इनको नहीं कराया जा सकता। रेफरेंस में आप दे दो कि ये बात कहाँ कही गई, साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। कब का है? 2011 के आसपास का है। हाँ, देख लेना एक बार, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 का, 2010 का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन किसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई जो केस लॉ के ऊपर आपसे क्या प्रॉब्लम बना करके एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो बेयर एक्ट की बात में सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए 50 वर्ड में कि अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताइए, कि अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताइए। अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताइए। क्या है अभियुक्त की अरेस्ट की प्रोसेस, अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है? पचास वर्ड में पूछ रहा है बेटा, केवल 40। अगर आपसे पूछा जाए गिरफ्तारी कैसे की जाएगी तो 46 करना। अगर अरेस्ट की प्रोसेस पूछ रहा है तो फिर 41 भी लिखना। ये ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है और 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा ऐसे वर्डों की वजह से। आगे बात समझ। तो उत्तर क्या लिखोगे? आंसर नहीं, कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय पहला है ना, कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी अपना स्पष्ट नाम, पद, स्पष्ट नाम, पद व पहचान धारण करेगा और वर्दी
में अपना स्पष्ट नाम पद पहचान धारण करेगा और वर्दी में होगा। दूसरा, कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति सॉरी ये लिख दो, गिरफ्तारी का ज्ञापन यानी अरेस्ट मेमो है ना, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जो एक साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। तीसरा, जिस पर अभियुक्त का प्रति हस्ताक्षर होगा, काउंटर सिग्नेचर होगा। चौथा, कि यदि ज्ञापन पर यानी मेमोरंडम पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर परिवार के सदस्य द्वारा नहीं किया गया तो अभियुक्त की गिरफ्तारी अरेस्ट की सूचना उसके नातेदार को दी जाएगी। नहीं, और अगर ज्ञापन के हस्ताक्षर परिवार के सदस्य द्वारा नहीं किया गया है ना, तो अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके नातेदार को दी जाएगी। और फिर वही रेफरेंस धारा 41B दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC। सर हाँ, सर हमें उपधारा 1 2 3 वो नहीं लिखनी चाहिए किसमें? इनमें जैसे आपने 4 पॉइंट बना दिए बेटा वो आरजेएस में वो लिखना, आप यहाँ वर्ड लिमिट है, अगर हम उपधाराओं के अंदर जाने लग गए तो आरपीएससी का पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना। यहाँ तो कंटेंट्स में से भी बात निकाल कर लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। कई बार बड़े कंटेंट्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए कि सीआरपीसी में किसी महिला की गिरफ्तारी के क्या प्रावधान है। सीआरपीसी में किसी महिला को गिरफ्तार करने के क्या प्रावधान हैं। ठीक है, क्या लिखोगे उसका उत्तर?
भाई अब जब आपने उसका उत्तर लिखना है तो कैसे लिखोगे? स्टार्टिंग क्या करोगे? भाई आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लिख लिया ना आपने, किसी आरपीसी में किसी महिला को गिरफ्तार करने से संबंधित क्या प्रावधान है ना? लिख लिया ना? तो क्या प्रावधान? सर वो आएगा सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच वाला। मैं और बस यही बता रहा हूँ आपको कि बात नॉलेज की, नॉलेज सर फुल भरा पड़ा है। सर पहले वो बताइए ना, इसमें अवधारणा की जाएगी, मौखिक सूचना दे दी जाती है तो? क्या बेटा? अगर उसको गिरफ्तारी की मौखिक सूचना दे दी जाती है तो अवधारणा की जाएगी कि उन्हें समर्पण कर दिया है। बिल्कुल। और तेईस, और ये आएगा कि साथ में वो महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगी। ठीक है, और वो जो दो केस लॉय राजकुमारी एसएचओ नोएडा और क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी वाला, उनका रेफरेंस दे दिया जाएगा। बिल्कुल। और अब देखो, जब इसका आप उत्तर लिख रहे हो, बात देखो नॉलेज की है, नॉलेज सबको है, बात है उसको आपको कॉपी में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। सिलेक्शन हमेशा कॉपी देख करके होगा। आपको तो कौन जानता है कि ये किसकी कॉपी है? और अगर आप आइडेंटिफाई मार्क्स कर दिए तो नंबर और काट लेंगे, कि मैं अगर बता भी दिया कि मैं ये हूं तो नंबर और काट लेंगे। तो इसलिए आंसर नहीं कि किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक है, पहला कि महिला की गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए। पहली चीज है ना। दूसरा कि किसी महिला को सूर्या के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाए, परंतु गिरफ्तार नहीं किया जाए और गिरफ्तारी आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट से क्या परमिशन या अनुज्ञा ली जाए। अगर गिरफ्तारी आवश्यक है तो मजिस्ट्रेट से क्या की जाए? परमिशन या अनुज्ञा ली जाए। चौथा, तीसरा, परंतु असामान्य परिस्थितियों में में पुलिस अधिकारी की राय है
कि गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या अनुसंधान प्रभावित होगा? तो होगा, अनुसंधान प्रभावित होगा और महिला कांस्टेबल या अधिकारी, महिला पुलिस उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस क्या कर सकता है? तो वह, सॉरी इसको वही के लिख दो, तो वह, तो पुरुष, सॉरी, तो पुरुष पुलिस अधिकारी और रात में या दिन में कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। कभी भी अरेस्ट कर सकता है। ये महिला की अरेस्ट का प्रोविजन। इन्वेस्टिगेशन को क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों कंडीशन में कर सकता है। ठीक, फिर रेफरेंस में सेक्शन 46 CRPC, वह कौन सा? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राष्ट्र वर्सेज क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन है ना, सोसाइटी है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी। AIR 2001। कब? अगर ये क्वेश्चन 50 वर्ड में पूछे तो, और अगर 20 वर्ड में पूछे तो यहां खत्म कर देना। आगे बात समझ? नहीं, अगर देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, केस का रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काउंटर नहीं होता। अगर 20 वर्ड में पूछे तो फिर यहां पर आप खत्म कर दोगे, और अगर 50 वर्ड में पूछोगे तब पूरी प्रोसीजर बताओगे। आगे बात समझ? तो आप अपने वर्डों को देखना कि कौन से वर्डों के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना। नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि अरेस्ट और कस्टडी में क्या अंतर होता है? गिरफ्तारी और अभिरक्षा में क्या अंतर होता है? अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है? ये 2004 का है कौन सा? सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर वाला। 2004 का, एक बार कंफर्म कर लेना बेटा गूगल से, है ना, हो सकता है। ओके। कर बेटा। है क्वेश्चन ये है कि अरेस्ट और इसका नाम क्या है, कस्टडी में क्या अंतर है? अरेस्ट और कस्टडी में क्या अंतर है? क्या अंतर है अरेस्ट और कस्टडी में? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरेस्ट और कस्टडी में क्या अंतर है,
देखो मैं समझाता हूँ कि पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को पकड़ा, अभिरक्षा में लेने के लिए फिजिकली कंट्रोल किया, दिस इज अरेस्ट। आगे बात समझ। और फिर उसको वो फिजिकली अपने कंट्रोल में रखता है, आगे बात समझ में, यानी फिजिकली कंट्रोल में, किसी व्यक्ति को फिजिकली कंट्रोल में किया, ये तो अरेस्ट हो गया। किसके पर्पज के लिए? कस्टडी में लेने के लिए। और फिर उस पर उसको क्या कर रहा है? अपना फिजिकली या अदरवाइज कंट्रोल कर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं कस्टडी। अब ये कस्टडी जुडिशियल भी हो सकती है और क्या हो सकती है? पुलिस कस्टडी। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का अरेस्ट वारंट इशू हो गया, तो जिस व्यक्ति का अरेस्ट वारंट इशू हुआ वो हमेशा गिरफ्तार होता है क्या? जरूरी है क्या? फिर जिस व्यक्ति का अरेस्ट वारंट इशू हो गया, अगर वो कोर्ट में आ गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगा? उसे कस्टडी में भेजेगा। तो अरेस्ट तो हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब हर अरेस्ट में तो कस्टडी इंक्लूड होती है। भाई अरेस्ट होगा वो तो कस्टडी में आएगा ही, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो अरेस्ट कहाँ हुआ? है सीधा कस्टडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं। तो लिखिए कि अरेस्ट गिरफ्तारी में पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेने के लिए, किसी व्यक्ति को अभिरक्षा या कस्टडी में लेने के लिए उस पर शारीरिक नियंत्रण यानी फिजिकली कंट्रोल किया जाता है। किया जाता है। ठीक है। जबकि अभिरक्षा में व्यक्ति पर शारीरिक या अन्यथा नियंत्रण हो सकता है। शारीरिक यानी फिजिकली एंड अदरवाइज कंट्रोल हो सकता है। इट मीन्स एवरी यानी प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा शामिल है। प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा शामिल है, कस्टडी शामिल है, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट शामिल नहीं। हर कस्टडी में अरेस्ट शामिल नहीं है। हर कस्टडी में अरेस्ट शामिल नहीं। डी में अरेस्ट शामिल नहीं। आगे बात समझ। केस का नाम लिखिए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज दिनेश कुमार 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये जो रेफरेंस दोगे, रेफरेंस आप कौन होते हो क्लासिफिकेशन करने वाले? या तो विधायिका करे या ऑनरेबल करे, अपन कौन होते हैं अंतर करने वाले? नहीं। तो ये जो डिवाइडेशन किया है क्या कि हर अरेस्ट में कस्टडी शामिल होती है, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट शामिल हो ये आवश्यक नहीं। ये किस में कहा गया?
स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि सम्मान क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन लिखिए 200 वर्ड का है ना, ऐसे टाइप कि सम्मान क्या होता है। सम्मान का प्रारूप बताइए, परफॉर्मा बताइए, परफॉर्मा होगा सम्मान, और सम्मान के सर्विस के तरीके बताइए। और सम्मान की सर्विस होने के पश्चात, और सम्मान की सर्विस होने के पश्चात यदि अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, या व्यक्ति लिख दो, पर्सन कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, तो उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे उसने। पहला पूछा सम्मान क्या होता है, दूसरा सम्मान का परफॉर्मा, दूसरा सम्मान के सर्विस का तरीका, और तीसरा, आगे बात समझ। तो अब आप लिखोगे क्या, सबसे पहले सम्मान क्या होता है, क्या है। अभी शादियां चल रही नहीं, देखो सम्मान क्या है, तो सम्मान एक रिटर्न लिखित है ना, एक डॉक्यूमेंट से, जिसके माध्यम से कोर्ट किसी व्यक्ति को निर्देश देता है, क्या देता है, निर्देश यानी डायरेक्शन देता है कि समय, दिनांक और स्थान को न्यायालय में उपस्थित हो। क्या डायरेक्शन होता है कि इस दिनांक, समय और स्थान पर न्यायालय में क्या हो, उपस्थित हो। इसके लिए एक डायरेक्शन जारी किया जाता है, और ये क्या होता है, सम्मत होता है, और ये कैसा होता है, लिखित में होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, एक लिखित दस्तावेज होता है ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। आगे बात समझ। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखिए कि सम्मान क्या होता है। सम्मान को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, केवल ये बताया गया कि सम्मान का परफॉर्मा ये होता है। और तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, हम बड़ा लिखना है, कौन सा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए कि सम्मान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, किसी व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक, समय व स्थान, दिनांक, समय व स्थान
दिनांक, समय व स्थान पर न्यायालय में उपस्थित हो। उपस्थित हो, ये चीजें होती हैं कि भाई इस तारीख को, इस समय और इस वाले कोर्ट में आपको क्या होना है, उपस्थित होना है। ये तीन बातें लिखी होती है और एक रिटर्न में होता है। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, फॉर्मेट बताता कि फिर आप परफॉर्मा लिख रहे हो तो कोई सम्मान दो प्रतियों में होगा। सम्मान कितना, दो प्रतियों में होगा, जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, या पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, और जिस पर न्यायालय की मुद्रा यानी सील लगी हुई, और जिस पर न्यायालय की मुद्रा या सील लगी हो। ये क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, और ये क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन का जो आप उत्तर दे रहे हो उसका रेफरेंस दे सकते हो आप। अब इसका जो रेफरेंस अगर आप यहाँ बीच में दे रहे हो ना तो भी काउंट नहीं होता। अगर वर्ड के बीच में, जैसे आपने ये अपना सेंटेंस लिखा है ना, और ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद आपने क्या किया, एक वो बनाया इसके, इस पैराग्राफ के नीचे, और आपने लिखा सेक्शन कौन सा, 61 सीआरपीसी है ना, 1973, और आपने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 200 में काउंट नहीं। आगे बात हम 200 वर्ड में अगर इस प्रकार से आप रेफरेंस दे रहे हो तो काउंट नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब आप लिखोगे कि सम्मन की सर्विस की क्या, सर्विस या सम्मन की तामील कैसे की जाती है, तीन तरीके से। सम्मन की तामील तीन तरीके से की जाती है, इससे की जाती है। पहला लिखोगे व्यक्तिगत, दूसरा चस्पा कर, अफिक्स है ना, चस्पा कर है ना, या अफिक्स करके, और चौथा, तीसरा चोरी डाक द्वारा। और नेक्स्ट बाय पोस्ट। तो तीन तरीके से हो गए, बाय अफिक्स, पर्सनल, और तो ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए पहला व्यक्तिगत तामील, पहला लिखिए व्यक्तिगत तामील। व्यक्तिगत, इसमें पुलिस अधिकारी, व्यक्तिगत तामील में पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी या अदर ऑफिसर्स है ना, अन्य अधिकारी अभियुक्त या
साक्षी को, अभियुक्त या साक्षी को सम्मन की एक कॉपी परिधान या निवेदन करता है, डिलीवर और टेंडर करता है, परिधान और निवेदन करता है, तथा निवेदन, परिधान और निवेदन करता है तथा दूसरी कॉपी पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाता है, रिसीविंग के सिग्नेचर कराता है, प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाता है। ठीक है, फिर लिखिए दूसरा, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, यदि अभियुक्त, यदि वह व्यक्ति जिस पर सम्मन तामील की जानी है, हाँ, यदि वह व्यक्ति जिस पर सम्मन तामील की जानी है घर पर नहीं मिले, तो घर पर उपस्थित किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, वयस्क पुरुष सदस्य को परिधान करके करवाई जाएगी, को परिधान करके कराई जाएगी, या सम्मन की तामील की जाएगी, वयस्क तामील की जाएगी। आप तो इतना हो गया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, कौन सा, इसी में तीसरा, कि सरकारी अधिकारी पर, यह भी व्यक्तिगत तामील का प्रकार है ना, सरकारी अधिकारी पर उसके कार्यालय प्रधान द्वारा करवाई जाएगी, करवाई जाएगी, कार्य क्या, कार्यालय प्रधान के माध्यम से करवाई जाएगी, द्वारा की बजाय लिख दो मीडिया, है ना, द्वारा कराई जाएगी, और कार्यालय प्रधान के काउंटर सिग्नेचर हो तथा कार्यालय प्रधान के प्रति हस्ताक्षर हो। हस्ताक्षर हो। ये हो गया क्या, पर्सनल तामील। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया है, अब इसके सेक्शंस नीचे रेफरेंस में लिख दो। अब चाहो तो एक एक के लिख दो, अलग अलग लिख दो। अब भाई आपने 3 पैराग्राफ बनाए ना, 3 पॉइंट बनाए, तो पहले पॉइंट के नीचे तो 62 लिख दो, फिर 64 लिख दो, और फिर 66 है ना, फिर ये तीनों आप चाहो तो इसके नीचे रेफरेंस करके लिख दो। जो 3 पैराग्राफ बनाए ना अपने, 3 पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा, इसके नीचे आप रेफरेंस करके लिख दो। और अगर इस प्रकार से आप रेफरेंस करके लिख रहे हो तो ये सेक्शन उसमें काउंट नहीं होते, ये उसमें काउंट नहीं होते। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, कौन सा, चस्पा, अफिक्स तामील। एक मिनट,
फिर मुझे क्या लगता है कि जब जिस व्यक्ति को उनकी तामील की जानी है, यदि वह निवास स्थान पर नहीं मिले, निवास स्थान पर नहीं मिले, तो क्या किया जाएगा? उसके निवास स्थान के बाहर किसी सहज दर्शी स्थान पर, निवास स्थान के बाहर किसी सहज दर्शी स्थान पर समन को चस्पाकर तामील किया जाएगा। समन को चस्पाकर तामील किया जाएगा। तामील किया जाएगा। और रेफरेंस में क्या दोगे? हैं? रेफरेंस में सेक्शन 65 दे दो। आगे बात, फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अब कौन सा था? बाय पोस्ट, डाक द्वारा, है ना। डाक द्वारा में आप लिखोगे केवल साक्षी, कि साक्षी पर उसके रजिस्टर्ड पते, साक्षी को उसके रजिस्टर्ड पते पर, ओनली विटनेस, है ना, कि साक्षी को उसके रजिस्टर्ड पते पर कैसे? डाक या कोरियर आदि के द्वारा सम्मन भिजवाया जाएगा। के द्वारा सम्मन भिजवाया जाएगा। ठीक है, रेफरेंस में दे दो। कौन सा? सेक्शन 69 CRPC। अब ये हो गया क्या है बेटा? ना बेटा, बस ये तामिल के तरीके है ना। फिर उसके बाद में आ गया नेक्स्ट, कौन सा? सर इसमें 63 का भी दे सकते हैं क्या? वो कंपनीज का जो है नहीं, वो लीगल पर्सनालिटी अलग आ गई है ना, वो तो लीगल प्रोसीड्यूर की एक प्रोसेस दी हुई है ना, बाकी तरीके तो यही है ना, वो स्पेशलाइज कर दिया है ना। फिर उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? अगर सम्मन की तामील नहीं हुई तो प्रोविजन कहाँ दे रखा है कि अगर सम्मन सर्विस होने के बाद कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, ठीक है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध क्या करेगा? वारंट जारी करेगा। और सेक्शन 174 IPC में अभियोजन के लिए दायित्वाधीन होगा। लिख लीजिए कि सम्मन तामील होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय उसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट, अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करेगा। और धारा 174 IPC में दंडनीय अपराध के लिए दायित्वाधीन होगा। 174 IPC में पनिशेबल ऑफेंस के लिए क्या होगा? लाइबल होगा या दायित्वाधीन होगा अंडर सेक्शन 174 IPC। ठीक, अब दो बड़े क्वेश्चन लिखिए, दो बड़े क्वेश्चन लिखिए। पहला,
क्या? पहला बड़ा क्वेश्चन कि पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि 7 वर्ष या उससे कम कारावास से दंडनीय मामलों में पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने के मामलों में पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति का विधि के सुसंगत प्रावधानों के साथ चर्चा करें। विधि के सुसंगत प्रावधानों के साथ चर्चा करें व निर्णीत विधि का उल्लेख भी करें मैंने 2 ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको लिख करके व्हाट्सएप किए हैं। एक बार आपके नॉलेज को कॉपी में उतारने की कोशिश करो और आप मेरे को लिख करके व्हाट्सएप करो, फिर हम कल वापस डिस्कस करते हैं। देखो बात क्या है, नॉलेज का कहीं डाउट नहीं है कि अगर आप प्री पास कर रहे हो तो नॉलेज है इस चीज़ में, नो डाउट, लेकिन उसको आप अपनी कॉपी में कैसे उतार रहे हो ये सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, कल हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।